नमस्कार। होय वही जो राम रच राखा, का कहे तर्क बढ़ाए शाखा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखते समय सारा सार इस सृष्टि का जो चिंतन मंथन होता है वो रखा कि होय वही जो राम रच राखा, का कहे तर्क बढ़ाए शाखा। पूरे भारत में नहीं दुनिया की नज़र लोकसभा चुनाव 2024 पर भारत की तरफ लगी है। संसार का सबसे बड़ा लोकोत्सव हो रहा है। जनादेश की परीक्षा होगी। संसार के सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश भारत में नया प्रधान बनने की, नए भाग्य विधाता बनने के लिए चुनाव हो रहे हैं। 7 चरणों में चुनाव, 2 चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को हो चुके हैं। अब 7 मई को 2024 को यानी कल 93 सीटों पर चुनाव होने हैं और सारा देश विदेश, सत्ताधारी पार्टी, विपक्ष ही नहीं, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर छोटे मोटे अड़ोसी पड़ोसी भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चीन की भी नजर लगी है। क्या भारत में फिर से मोदी सत्तारूढ़ होंगे या फिर इंडिया गठबंधन का परचम देश में लहराएगा, या पूर्ण बहुमत न मिलने पर भाजपा की तरफ से कोई अन्य देश का प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत चिंता है, चिंतन मंथन चल रहा है। क्योंकि पहले 2 फेज में 19 तारीख को पहले चरण, 19 अप्रैल को जो हुआ 102 लोकसभा संसदीय सीट के लिए हुआ। दूसरा चरण जो हुआ 88 संसदीय सीट के लिए हुआ 543 में। और तीसरा चरण परसों कल 7 मई को है 93 लोकसभा सीटों का। और उसके बाद चौथा चरण में 13 मई को 96 संसदीय सीट। इस प्रकार से 7वां चरण 1 जून को है और फिर 543 लोकसभा संसदीय क्षेत्र का एक साथ मतगणना 4 जून को होगी। 4 जून को कौन भाग्य विधाता होता है, पर राजनीतिक उसमें जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद जून से इस चुनाव के शंखनाद से पहले ही कहने बैठ गए अब की बार 400 पार, फिर देश में मोदी सरकार। और वहीं विपक्ष कह रहा है देश की लोकशाही और संविधान बचाने के लिए इस बार 400 सीटें भाजपा हार जाएगी। वो 100-150 भी नहीं का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। पर दूसरी तरफ मोदी जी पहले दूसरे चरण के मतदान के बाद जिस प्रकार से कड़ा प्रहार उस कांग्रेस पे कर रहे हैं, जिसे वो कह चुके हैं मृत प्राय है, जिसे वो पप्पू बता देते हैं राहुल गांधी को, जिन्होंने बहुत देश में इस समय पूरी जनसंपर्क यात्रा की, हजारों किलोमीटर की, उसके बाद न्याय यात्रा की, और इस समय इंडिया गठबंधन को करके जिसमें काफ़ी हद तक सफलता उत्तर भारत में पाई, बंगाल में ममता बनर्जी की हठ धर्मता से या उनकी चालाकी से कि उन्होंने भी सोचा होगा जिस प्रकार
कि वो और उनका भतीजे पे किसी प्रकार का अंकुश न लगे और वो प्रदेश की सत्ता में वर्चस्व बनाए रहें, इसलिए कांग्रेस से कोई समझौता न किया जाए। केजरीवाल कांग्रेस के साथ समझौता करके फंस गए, वो आशंकित रहे। वहीं सपा ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, वहीं राजद ने बिहार में इंडिया गठबंधन और शिवसेना उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो शरद पवार गुट है, उन्होंने महाराष्ट्र में जो गठबंधन किया, उससे देश में बहुत, और आम आदमी पार्टी से दिल्ली और हरियाणा अन्य स्थानों पे जो गठबंधन हुआ, उससे एक बहुत कड़ा मुकाबला हो रहा है। परंतु लोग जमीनी आंकड़े पे विश्वास करते हैं, और जिस प्रकार से हम ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले जो गुहार लगा रही थी कांग्रेस, तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर, केंद्र सरकार पर, कि चुनाव पर्चों से किया जाए, मशीनों से नहीं, आधुनिक मशीनों से नहीं। वो तर्क दे रहे थे उस समय कि जापान और अमेरिका सहित तमाम देशों में मशीनों पे भरोसा नहीं किया, इसलिए चुनाव पर्चे से हुआ। परंतु सत्ता बदली 2014 में, कुंभकर्ण की नींद सोए रहे कांग्रेसी, तो देश की बागडोर मोदी सरकार पे आ गई। और मोदी सरकार ने अपने पिछले तर्कों को, भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए जाने वाले तर्कों को दरकिनारे करके कहा, मशीन ही लोकशाही का सही सदुपयोग करते हैं। और जिस प्रकार से मशीनों का, चुनावी मशीनों से देश में लोकशाही में प्रयोग किया गया, उस पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रकट किया। परंतु इन चुनावों में जहां मोदी सरकार पे बहुत आम जनता इस बात से नाखुश है कि बेरोजगारी पे रोजगार देने में मोदी सरकार असफल रही, करोड़ों के रोजगार देने की आश्वासन देकर सत्ता में आई, किसान नाखुश हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कही थी, सुशासन की ओर सामने नहीं आया। तो जिस प्रकार से किसान, मजदूर, युवा सब नाराज है, और देश की सेनाओं में जो प्रयोग किया गया अग्निवीर का, उससे देश के युवाओं जो देश की सुरक्षा के लिए अपने को समर्पण करना चाहते थे, जिनको रोजगार का एक महत्वपूर्ण माध्यम ग्रामीण क्षेत्रों का ये था, उन्हें निराशा हुई। उद्योग जगत में जिस प्रकार से जीएसटी के सरलीकरण के नाम पर एक जटिलीकरण का एक फांस बन गई, वो आम आदमी परेशान है कि करों के बोझ के तले वो दम तोड़ रहा है। परंतु ये तमाम चीज़ों के बाद मोदी सरकार का जो महत्वपूर्ण काम रहे कि उन्होंने राम जन्मभूमि जैसे विकट मामले को बहुत मजबूती ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से, और जिस पे एक खनौज तक पूरे देश में नहीं आई, इतना विवादास्पद मामला था, इतना संवेदनशील मामला था, इसमें देश विदेश में बहुत शांति भंग हो सकती थी, उसको जिस शालीनता से किया, 4-5 दशक शताब्दियों का ये गंभीर विषय को, उसके लिए देश उनको नमन करता है। जिससे धारा 370 हटाने के बाद ये महत्वपूर्ण काम किया, उसके लिए देश नमन करता है।
3 तलाक का वो महत्वपूर्ण काम था, उसको देश नमन करता है। देश विदेश में भारतीय सम्मान को बढ़ाने का काम किया, देश नमन करता। परंतु चीन और पाकिस्तान पे जिस प्रकार अंकुश लगना चाहिए था वो न लग पाया। क्रिकेट मैच जिस प्रकार से हो रहे हैं, उस पाकिस्तान को अलग थलग करने के बजाय पाकिस्तान को के साथ मैच विश्व स्तर के जो तथाकथित 6, 7, 10, 15 देश खेलते हैं और विश्व मैच होता है। पाकिस्तान को भारत बहुत मजबूत देश था, उनको कटघरे में नहीं। और तीसरी बात, जिस प्रकार से आम जनता की भावनाओं को, उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी लोकतांत्रिक मांगों को नज़रअंदाज, उससे लोग नाखुश थे। इन तमाम बातों को देखकर भी देश की जनता पहले दूसरे चरण में नाखुश थी, क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय आम जनमानस से कोसों दूर है। इसके बावजूद कहीं विपक्ष में इस प्रकार की आशा नहीं दिखाई दी कि वो देश के बागडोर को सही ढंग से, अंध तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग क्या भारतीय जनता पार्टी से बेहतर हो देंगे? ये यक्ष प्रश्न देश के आम जनमानस पे है। इस ढंग से जिस प्रकार से मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, मोदी का ये, मोदी के लिए, क्योंकि वो अपने दल के एक प्रतिनिधि हैं। मोदी व्यक्ति से नहीं, संगठन से आगे बढ़ा है। लाखों संघ के स्वयं सेवकों के बलिदान से भारतीय जनता पार्टी निराकार से साकार में हुई। राम जन्मभूमि से लेकर तमाम जो जन आंदोलन हुए, मताधिकार, मोदी जी की कुशलता बेहतर हो सकती है, परंतु सबसे बेहतर जो संगठन, संघ ने जो भारतीय जनता पार्टी का उतना समर्पण ना भी रहा हो, सत्ता की मलाई उन्होंने खाई हो, परंतु संघ का जिस समर्पण था, उसके बावजूद मोदी सत्तासीन होने के बाद संगठन को दरकिनारे करके केवल एक ढंग से, एकाधिकार रूप से मोदी अपने मोदीमय पूरे तंत्र को करना चाहते। अगर तंत्र मोदीमय होने के बाद जनाकांक्षाओं को साकार करने वाला होता, देश के आम जनमानस के हितों को साकार करता, लोगों को गरीबी से, बेरोजगारी से, कुशासन से, भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से मुक्त देने का काम करता, तो देश की जनता इस चीज को भी सहती। परंतु ये तमाम दावों के बावजूद देश की जनता को उन कुशासन के सरकार कुशासन से कहीं निजात नहीं मिली। हाँ, जो अंध तुष्टीकरण और परिवारवाद कांग्रेस और अन्य दलों के शासन में होता था, वो तुष्टीकरण पर जरूर अंकुश लगा। देश के भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में एक नई पहचान मिली, उस चीज का महत्व है। अब ये बात है कि जनता नाखुश है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हमने आम जनमानस के लिए इन 10 साल में, आज आप भी अगर कांग्रेस का रोना रोएंगे ये उचित नहीं है। बार बार राहुल गांधी या कांग्रेस को रोने से वो नहीं, आप अपनी 10 साल की उपलब्धि बताए, उससे जनता में एक देश में सकारात्मक। केवल आप कि कांग्रेस की हकीकत जो आपने बताई, उनके घोषणा पत्र में भले ही आज न हो, परंतु उनके तुष्टीकरण से, उनका जो 50 सालों में उन्होंने इस देश में कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने का जो काम नहीं किया, जो देश में जातिवाद के एक गटर में डाला, उसे उबारने के लिए मोदी ने उन्हीं के दाव को चल दिया और खुद को वो कह रहे हैं कि मैं भी वो हूँ, ओबीसी हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग हूँ, जबकि ये कुछ है ही नहीं। बाहर में अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं है, केवल भारतीय है, इंसान है, जीव है, जिसमें व्यक्ति या जीव का कोई योगदान नहीं। अपनी पहचान को अगर हम केवल दलित, अगड़े पिछड़े, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक को छोड़कर
अगर देश की सरकारें मजबूती से हमें ये पहचान देती हम भारतीय हैं, जो भारतीय संस्कृति का है कि वासुदेव सर्वम सर्वभूत हितै रथा, सबके कल्याण के लिए सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि बच्चे देश के एक संपत्ति हैं, भावी खेवनहार हैं। जिस प्रकार से पश्चिम के कई देशों में ये कल्याणकारी विचार है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, उनकी नींव का निर्माण, देश के नींव का निर्माण तभी होता है जब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आप 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाने देने के बजाय, राशन 5 किलो देने के बजाय, उनको निःशुल्क देश के बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, न्याय देने का अगर काम करते तो देश की नींव मजबूत होती। देश में इस प्रकार की शिक्षा जो गुलामी की शिक्षा देती है, जो इस देश में शोषण की शिक्षा देती है, लैंड मकाले का, जो यहाँ पे इस देश की को सदा अंग्रेजों के गुलाम बनाने के लिए इंडिया एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को यहाँ लागू किया गया। आज भी उसी के रूपांतर है, वही चीज़ भारत में चल रहा है। भारतीय भाषाओं में भारतीय मूल्यों की भारतीय कहीं शिक्षा नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं हो सकता, फरियाद नहीं कर सकते हैं, उसका फैसला भारतीय भाषाओं में नहीं होता है। भारतीय भाषाओं में उच्च न्यायालयों में, चाहे तमिलनाडु में हो तमिल में होना चाहिए, उड़ीसा में उड़िया में होना चाहिए, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री मराठी में होना चाहिए, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनमें हिंदी भाषी में होना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय में देश की भाषाओं में होना चाहिए, क्योंकि ये शासन, ये न्याय, ये तंत्र जनता के हित के लिए है, न कि अंग्रेज का। जो अंग्रेज चले गए उन्हीं की भाषा को हम सर माथे पे रखें, ये चीज़ें हैं। देश में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। मन इच्छा मन में रही, हर इच्छा तत्काल। मोदी वाजपेयी जी भी कहे इंडिया राइजिंग नाउ शाइनिंग नाउ की बात कर रहे थे, 2/3 बहुमत के। तो हुआ क्या, हकीकत में हार गए चुनाव। सोनिया गांधी, जिनको विदेशी बताते थे, उनके नेतृत्व में सरकार बनी जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उसकी सरकार की संचालक सोनिया गांधी। काला बाबा ने पहले ही कह दिया था, उसकी घोषणा मैंने प्यारा उत्तराखंड में उस समय कर दी थी। 6 महीने पहले लोकसभा भंग कर दी गई। ये तमाम चीजें हैं, आज भी हम कहते हैं। तो उस समय हमें यह आता है कि चाहे कितना बड़ा भी संगठन हो, कितना बड़ा भी कुछ हो, मन कितना हो, विधि का विधान अटल होता है। परंतु हमारा ये मानना है भारत के कल्याण के लिए वर्तमान में जो तमाम पार्टियां हैं वो अभी इस योग्य नहीं लग रही है कि देश का नेतृत्व वो संभाले। जिस प्रकार से वो दंगा विरोधी कानून बना रहे थे, उससे दोषियों की बजाय बहुसंख्यक समाज को दोषी ठहराने का जो उनका इरादा था, वक्फ बोर्ड का जो नियम बना रखा है, ये तमाम अल्पसंख्यकों के अंध तुष्टिकरण, जबकि ये होना चाहिए इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बजाय केवल भारतीय, सबको एक पहचान होनी चाहिए। कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, जो उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, उन सबको निःशुल्क शिक्षा, सबको समान अवसर, उनको रोजगार का से लेकर सबका मिलना चाहिए था। परंतु स्थिति क्या है, जातिवाद के चक्कर में देश की लोकशाही दम तोड़ चुकी है। आजकल एक नया अभियान है, जनसंख्या में जातिवाद की जनगणना करो। अरे जातिवाद की जनगणना तो जनगणना में हर 10-11 साल में जो होती है वो जनगणना में हो जाती थी, परंतु अलग से एक अलग अभियान चला रखा, उससे क्या निदान होगा? तुम कितनों को आरक्षण देंगे? 30 लाख पद खाली पड़े, हम भरने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्थितियां हैं। उसमें क्या कहा था, जब रामचंद्र जी वनवास गए और वो मूल्यों के लिए गए, अपने पिताजी के वचनों को पूरा करने के लिए, माता के वचनों को पूरा करने के लिए गए थे, देश के कल्याण के लिए गए थे। उन्होंने क्या कहा? उनको वशिष्ठ जी ने क्या कहा? जब भरत महाविवल होकर
चंद्र जी दशरथ के मरने का, स्वर्गवास होने का खबर सुनी तो रामचंद्र जी विह्वल हुए थे, भरत विह्वल हुए थे। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा था, सुन भरत भावी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश सब विधिहात। ये इंसान के हाथ में नहीं, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न भाई। रावण भी स्वर्ग में सीढ़ियां बनाना चाहता था, रावण ने भी काल को अपने बस में कर रखा था, रावण ने सारे दिक्पालों को अपने बस में कर रखा था, परंतु वो विधि के विधान को नहीं टाल सकता। वो अहंकारी हो गया, वो अन्याय के पक्ष में हो गया, वो मातृशक्ति का अपमान करने वाला हो गया। तो ये जो अहंकार होता है ये इंसान क्या जड़ें खोखला करता है। इसलिए परंतु देश के सत्य रास्ते पर चलने के लिए हम विधि के विधान का आह्वान करते हैं। परंतु हम देख रहे हैं वो वाजपेयी वाली सरकार जो भूल इंडिया राइजिंग नाउ साइनिंग नाउ के गीत गाती थी, जो एक वोट से संसद में चुनाव हार गए, उससे हम मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी को अलग समझते हैं। क्योंकि ये साम दाम दंड भेद से पूरी रणनीति से किस प्रकार से रणनीति चल रही है, रणनीति चल रही है। लोग आंकड़े लगा रहे कौन जीतेगा कौन हारेगा। अरे तुम्हारे आंकड़ों से क्या होगा? सूरत में क्या हो गया? निर्विरोध हो गया। निर्विरोध तो पहले भी होते थे परंतु इस ढंग से नहीं होते थे। मध्य प्रदेश में नाम वापसी हो गया। किस ढंग से जौनपुर में धनंजय की पत्नी को बसपा ने हटा दिया, नया कैंडिडेट चुन लिया। कोई मजबूती भारतीय जनता पार्टी को चुनौती कैसे मिल रही है? जिस प्रकार से अमेठी और रायबरेली में प्रकरण हो रहे हैं ये लोकशाही के लिए बेहतर नहीं है। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए था। परंतु हमारा ये मानना में, इससे पिछले वीडियो में हमने कहा था, देश की बागडोर कभी भी राष्ट्र विरोधी भारतीय संस्कृति विरोधी तत्वों के हाथ में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उससे पूरे देश पीढ़ी दर पीढ़ी को नुकसान होता है। सैकड़ों साल की ये गुलामी का दंश से भारतीयता संस्कृति बिल्कुल जमी दोज हो गई। उससे पूरे विश्व का हाहाकार मचा हुआ है, दिशाहीन। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन में तबाही मचाए हुए हैं, जबरदस्ती लड़ाए हुए हैं, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। रूस अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा है, जिस प्रकार से सोवियत संघ को बर्बाद कर दिया। एक बार तो भारत को भी बर्बाद करने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजने वाला नाटो के प्रमुख अमेरिका यहाँ भारत को गरिया रहा था। जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई बांग्लादेश के सर्जन के समय हो रही थी, उस समय भारत को अमेरिका और इंग्लैंड सहित नाटो देश गरिया रहे थे, अपने बेड़े भेज रहे थे। परंतु रूस ने उस समय भारत का साथ दिया, भारत को इस प्रकार के प्रहारों से बचाया। आज भारत की जमीन को हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखी है। चाहे पाक अधिकृत कश्मीर हो, चाहे मानसरोवर हो, चाहे गलगिट हो जाए, चाहे कितना भी हो, भारत की जमीन का 1 इंच भी कब्जा करने वालों को देश का मित्र नहीं कहा जा सकता। परंतु देश में सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। परंतु अग्निवीर के जैसा निर्णय आत्मघाती होता है। हमें विश्वास है मोदी ने जिस प्रकार से आत्मसम्मान को बढ़ाया देश के, वो राष्ट्र की इस सबसे गंभीर खतरे को, भले ही कांग्रेस और अन्य दल इस खतरे को ना समझे, भले ही लोग कहे ये क्या मुस्लिम हिंदू की बात कर रहे हैं, परंतु बहुत भयंकर खतरा है देश के ऊपर, जिस खतरे को एहसास नहीं कर रहे हैं। जब हमारा अफगानिस्तान कट गया, हमारा इधर से लंका से लेकर बर्मा क्या क्या चीज निकट गई, हमारा कश्मीर से लेकर आसाम से लेकर बंगाल तक तबाही के गर्त में मिटा हुआ है। बांग्लादेश कट गया, पाकिस्तान कट गया, और हम कह रहे हैं, हम क्या गीत गा रहे हैं? हम कबूतर की तरह आंख बंद करें। हमें सजग होना चाहिए उस विकराल खतरे को जो भारत के विभाजन के लिए फिर उतारू हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए। जिसको जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कानून नहीं चलेगा।
देश में संविधान की तरह से कानून चलेगा। जो बलिदान, इतना बलिदान किया लोगों ने, हजारों सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए किया। 20 लाख लोगों का, निरपराध लोगों का जिस प्रकार से कत्लेआम 47 में किया गया, उसके बाद निरंतर आज तक दंगों से तबाही मचाई गई, उस पर अंकुश कौन लगाएगा? राष्ट्र विरोधी तत्वों को सर नहीं उछालने देंगे, परंतु किसी भी निर्दोष नागरिक को तंग नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति का अक्षरशः पालन होना चाहिए। ये नहीं कि जिसकी मन मर्जी आई भारतीय संस्कृति को रो देंगे, भारत के आराध्यों को अपमानित करेंगे, कभी हुसैन के नाम पर, कभी किसी के नाम पे, ये पेंटर हुसैन के नाम पे किस प्रकार से अपमानित किया गया भारतीय आस्थाओं को भी, किस प्रकार से बांग्लादेश में लज्जा लिखने वाली उपन्यासकार को अपमानित, भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया उसकी किताब पे, किस प्रकार से देश में कट्टरपंथी तत्वों के आगे जिस समय से राजीव गांधी की सरकार ने वहां पे सामानो केस में वो किया, तो हम नमन करते हैं कि उस समय में जो वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत की कि मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ऐसा कोई जांबाज आज दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों को जो जानते हैं, आज जिस प्रकार से बातें हो रही है, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि ये क्या यहाँ अल्पसंख्यक, यहाँ पे जाति के नाम पे बहुत दमन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार है, यहाँ दमन हो रहा है तो बहुसंख्यकों को हो रहा है, जिनको अपने यहाँ पे कितना अपमान हो रहा है बहुसंख्यकों का, उनके आराध्य, उनके आराध्यों को, उनके सम्मान को बार बार रौंदा जा रहा है, तो उसके लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अंध तुष्टिकरण, हमारा ये मानना है संसार में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित हैं, अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित हैं, तो भारत में, चाहे फारस से आए हो फारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मुस्लिम की सारे जमात हो, वो भारत में मिलता है। उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। परंतु इसके बाद भारत को अपमानित करने का काम विश्व मंच पे किया जा रहा है। इसलिए हमारा ये मानना है देश में बहुत मजबूती से ये किस प्रकार से 450 पार की बात कर रहे हैं। हमने देखा उत्तराखंड में, हमने देखा और हमने कहा भी जो सरकार है वर्तमान, वहाँ धामी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जनहित के काम नहीं कर रही है। जनता की आवाज़ वहाँ पे भू कानून से, मूल निवास से लेकर अंकिता भंडारी से लेकर राजधानी गैरसैंण जैसे मुद्दे पर मजबूती से काम नहीं कर रही है। ऐसी सरकार को, निकम्मे को जनादेश का दंडित करना चाहिए, हारनी चाहिए थी। परंतु हम देखते हैं, ये भी देखते हैं कि भले ही हमारे मित्र निरंतर जब से चुनाव हुए उससे पहले से बहस चल रही है। कल परसों ही हम प्रेस क्लब में बैठे हुए थे, वहाँ देश के वरिष्ठ पत्रकार थे, साहित्य मजदूर, देश के वरिष्ठ अमेरिका से लेकर विभिन्न देशों में रहे साहित्य मजदूर, उन्होंने कहा 230 भारतीय जनता पार्टी आई। दूसरी तरफ हरियाणा के समीक्षक प्रदीप भारद्वाज ने कहा 330 के महत्वपूर्ण, अकेली 330 सीट लाकर भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। वहीं इस चर्चा में कई लोग मजबूती से साथ दे रहे हैं और राजेश सिंह, गुजरात समाचार के राजेश सिंह बहुत चिंतित हैं कि किस प्रकार से आम जनता मोदी सरकार के कार्यों से नाखुश हैं। जितेंद्र पांडे, कई इस प्रकार से प्रश्न उठाए जाते, परंतु हमारा मानना है
कि ये वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी, न ये राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस है, न इंडिया गठबंधन है, जिनमें कोई प्लानिंग नहीं, जो एक योजनाबद्ध ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार साम दाम दंड भेद करके काम कर रही है। अब की बार 400 पार, उसके लिए क्या किया? 400 पार के लिए सबसे पहले उन्होंने उसकी रणनीति के लिए चुनाव आयोग में जो महत्वपूर्ण था कि उसमें मुख्य न्यायाधीश भी चयन कमेटी में हो, उसको संविधान द्वारा बदलकर उसमें अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया। अब केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के और एक नेता प्रतिपक्ष रही, और बहुत ज़्यादा क्या होगा, यानी सत्ताधारी दल द्वारा नामित व्यक्ति, और बन गए तीनों। दूसरा चुनाव आयुक्त जो थे, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या होगा चुनाव में इतना बड़ा, तो उन्होंने इस BRS ले लिया, छोड़ दिया। फिर तीसरी नियुक्ति, पूरे रणनीति से मशीनों में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, और जिस प्रकार से सूरत से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर जौनपुर से लेकर प्रकरण हो रहा है, रणनीति बन रही है। अमेठी और रायबरेली में जो कल रात को उपद्रव हुआ, वो सब एक बता रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियों में भगदड़ मचा रखी है, तमाम नेता, कांग्रेस के कई नेता आ ही रहे हैं, अभी लवली आए कल परसों। ये एक साइकोलॉजिकल वार चला रहे हैं हतोत्साहित करने के लिए। वो साम दाम दंड भेद करके आपका 400 पार, चाहे कम हो, परंतु बहुत वो है। किस प्रकार से गणना हो रही, मशीनों द्वारा हो रहा है, उसी दिन पता चल जाता है कितने मत पड़े, परंतु पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद हर दिन मतदान इतना प्रतिशत हुआ, इतना प्रतिशत हुआ, बढ़ते गया 11 दिन आ रहा है इतना प्रतिशत। फिर भी ये नहीं बताया जा रहा है। विपक्षी हैरान है, कह रहे हैं कितना मतदान हो, कुल कितना हुआ, ये नहीं बता रहे हैं। तो भैया इस प्रकार से चुनाव होगा। हमारे मित्र कह रहे थे, मैं लंबे समय से देहरादून से कह रहे थे, मैं पीठासीन अधिकारी राम मशीनों में कहीं, हमने कहा ये मशीनें अगर ठीक रहती, ये भी एक डिवाइस है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित एक डिवाइस है, यंत्र है, जो मनुष्य द्वारा संचालित होता है। यहाँ अंतरिक्ष में संचालित हो जा रहे हैं, चंद्रमा पे संचालित हो जा रहे हैं कमांड। इसी शंका को देखकर अमेरिका, जापान, इन विकसित देशों में इन मशीनों से नहीं होता है। इसी आशंका को देखकर भारतीय जनता पार्टी 2011, 12, 13 तक मांग कर रही थी कि ये मशीनें पर प्रतिबंध होना। अगर ये मशीनें भी हैं तो उसके बाद ये पता क्यों नहीं चल रहा है भाई? ये बता क्यों नहीं रहे हैं कुल कितने मतदान हुआ? अरे कुल कितना मतदान हुआ तो ये सामान्य है, एक दिन में पता, उसी टाइम जैसे ही मतदान खत्म हुआ उसके 1 घंटे में पूरे देश में पता चल जाएगा, 1-2 दिन में कि आज उसके 1 दिन बाद तो पूरा पता चल जाएगा कितने आंकड़े, कुल मतदान कितना हुआ। पर 11 दिन बाद भी संख्या साथ। तो इससे क्या लगता है? किसी भी ढंग से हमारा भी मानना है, किसी भी ढंग से देश की बागडोर सत्ता राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ में नहीं सोने, बेशर्ते शासन जनहित का काम करे, न कि अपनी सत्ता की हनक दिखाने के काम करे। अच्छे लोगों को आगे लाए, चुनाव, प्रतिभाओं का सम्मान हो। इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी, कि ये मोदी जी को हटना चाहिए। पर हटाएगा कौन? वो तो कांग्रेस ने अवसर छोड़ दिया। मोदी जी दिल्ली में आ चुके हैं 2014 से
पहले ये काम हो सकता था कि राहुल को कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बना देते या उस समय सजग हो जाते तो भाई ये होता। अब तो पूरी सत्ता उनके पास है, सत्ता का सदुपयोग कैसे करते। अभी ईडी ने इन चुनाव में, सरकारी एजेंसियों ने जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर छापा डाला हो, ये रकम पकड़ी। आज खबर है कि झारखंड में आलमगिरी नामक एक मंत्री है, उसके पीए के भी सहायक में 35 करोड़ रुपए मिले। अब आप बताइए, जिस सांसद के चुनाव में 5 करोड़ से कम कोई चुनाव ही नहीं होता है, पुरी के कांग्रेस प्रत्याशी ने टिकट वापस कर दिया कि कांग्रेस पैसे नहीं दे रहे। पैसे कहाँ से दे? पैसे लेने के लिए कुछ जतन आम आदमी पार्टी केजरीवाल ग्रुप ने किया तो ये इतना बड़ा बस पकड़े गए शराब के उनके द्वारा ठेकों में किस प्रकार से गल के गोवा चुनाव के लिए पकड़े। अब कांग्रेस वालों को आफत आ रखी है, कहाँ से पैसे लाए? जो पैसे देते हैं उन पे छापे, अगर वैसे ले जाए तो सरकारी एजेंसी पकड़ ली। राहुल गांधी के गाड़ियों पे भी चेकिंग, परंतु सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के पे छापे पड़े हों, उनके पैसे जब्त किए हों, ऐसे कहीं। और बिना पैसे का कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता। करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे? लग तो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, इन तमाम चीजों से एक क्षण के आ रहा है। जिस प्रकार से मानस में कहा था गोसाई जी ने, होय वही जो राम रच राखा, इस समय के चुनाव में मुझे ये दिखाई दे रहा, होय वही जो मोदी साह चाहा, का कही तर्क बढ़ाए साका, होय वही जो मोदी साह चाहे। जय हिंद, जय भारत।